अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी वो कौन से अवामिल है जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज हो सकते हैं। यानी इनके बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनके कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। याद रहे एंजाइम के ऊपर जो असरअंदाज होने वाले फैक्टर है वो चार होते हैं। एक को हम कहते हैं टेम्परेचर, और एक को हम कहते हैं पीएच, और एक को हम कहते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन, और एक को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये चार वो अवामिल है जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इनमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर। एवरी एंजाइम वर्क्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी हर एंजाइम एक खास टेम्परेचर पे काम करता है। उस खास टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब हर एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से आप एंजाइम के उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो एंजाइम डी नेचर हो सकती है। एंजाइम डी नेचर होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, बल्कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और याद रहे, अगर आप उसी ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो एंजाइम डी नेचर नहीं होते, बल्कि एंजाइम की ओनली एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या इवन स्टॉप हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम को काम करने के लिए खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उस खास टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, यानी स्टॉप हो जाती है। इधर में लोगों ने एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अप टू स्पेसिफिक, यानी अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाए, लेकिन एक खास हद तक, उस हद तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ सकती है। उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, इवन एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। ग्राफ पे कैसे जाहिर करेंगे, फर्ज करें हमारे पास ये है ग्राफ। जैसे ही ये देखो, एक्स एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर को जाहिर करेंगे, जबकि वाई एक्सिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन एंजाइम इंडिकेट करते हैं। याद रहे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये देखो इलास्टिक अगर भी आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे एंजाइम का, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती है एक खास हद तक। एक वक्त आ जाएगा कि एक खास, उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी एकदम क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या थी, मैक्सिमम थी, और ये वाला पॉइंट एंजाइम का कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्यों ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी ये वो पॉइंट है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम थी। इसके बाद जब हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो 10 हम कह सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, एक खास टेम्परेचर तक इंक्रीज हो सकती है, उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। पीएच सेकेंड फैक्टर जो एंजाइम के ऊपर असरअंदाज होता है वो है पीएच। पीएच क्या होता है, तो याद रहे पीएच वो पैरामीटर है, वो आला है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का मालूम कर सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। यानी ये वो पैरामीटर है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूट्रलिटी मालूम करते हैं। और यही पीएच एंजाइम की एक्टिविटी को भी क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। जिस तरीके से एक खास टेम्परेचर पे एंजाइम काम कर रहा था, इसी तरीके से एक खास पीएच पे एंजाइम काम करता है। उसी खास पीएच को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। हम लोग कहते हैं एंजाइम, एवरी एंजाइम वर्क्स एट अ स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, यानी हर एंजाइम को काम करने के लिए एक खास पीएच की ज़रूरत होती है। उस खास पीएच को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। उस खास पीएच को क्या कहा जाता है, ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। ये देखो ग्राफ पे कैसे जाहिर करेंगे, फर्ज करिए ये वाला ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है ये है पेप्सिन का। किसका, पेप्सिन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेप्सिन की जो एक्टिविटी है वो pH 1 और 3 के बीच में काम करता है, यानी pH जो पेप्सिन का है वो 1 to 3 है, लेकिन इसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो pH 2 पे है। तो हम लोग कह सकते हैं जो पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है उसकी खास यानी स्पेसिफिक पीएच पे जब वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है वो है 2, लेकिन ये 2 to 3 भी काम करता है। इसी तरीके से दूसरा एंजाइम है हमारे पास सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज, याद रहे सैलिवरी एमाइलेज जो है वो पीएच यानी ये देखो 5 to 7 या 8 के रेंज तक ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है, 5 to 7। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो किस पे होती है, 6, यानी 6 पीएच पे इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, लिहाजा 6 पीएच इसका कहलाता है ऑप्टिमम। बट ये 5 और 8 के बीच में भी काम कर सकती है, मैक्सिमम एक्टिविटी इसके 6 पे होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। अल्कालाइन फॉस्फेटेज
फॉस्फेटेज एंजाइम। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो है हमारे साथ मौजूद है, जो 8 to 11 pH पे काम करते हैं, 8 to 11, लेकिन इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है 9 पे, मैक्सिमम एक्टिविटी 9 पे। तो हम लोग कह सकते हैं इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 9, बट इट कैन आल्सो वर्क बिटवीन 8 to 11 पीएच। तो हर एंजाइम एक खास पीएच पे काम करते हैं, उस खास पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। उस ऑप्टिमम पीएच से अगर आप पीएच बढ़ाते हो या कम करते हो, एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। थर्ड फैक्टर हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन। थर्ड फैक्टर जो है, जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होता है, वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी। याद रहे, जैसे ही हम लोग एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। जैसे जैसे एंजाइम की तादाद बढ़ती जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी आल्सो बढ़ेगी। ग्राफ पे कैसे जाहिर करेंगे? याद रहे, जहां पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वहां पे ग्राफ हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनता है। ये देखो, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा, यानी वाई एक्सिस पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है एंजाइम का। जैसे हम लोग एंजाइम का कंसंट्रेशन बनाते हैं, इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, इस वजह से ग्राफ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फोर्थ फैक्टर हमारे पास है जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होता है, उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये देखिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन अप टू स्पेसिफिक पॉइंट। यानी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और एंजाइम की एक्टिविटी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, लेकिन एक खास पॉइंट तक। उस हद तक अगर आप एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी कम होगी। जब एंजाइम के तमाम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बढ़ जाएंगे, उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता और इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। इसको चलो हम लोग ग्राफ से समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, एंजाइम की के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है, का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता जाता है इस पॉइंट तक। उसके बाद जब तमाम एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनता है। तो याद रहे, ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये वाला जो जगह है, यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे क्या हो चुका है? बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। यहाँ से, यानी इस पॉइंट सी से पॉइंट ए तक, यहाँ पे क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था। यहाँ तक क्या था? डायरेक्ट। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम का जो है वो एक खास हद तक डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद जब एंजाइम के तमाम एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो इट मीन्स अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक खास हद तक। उसके बाद इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको ग्राफ पे हम लोग ऐसे जाहिर करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।